चलिए ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का कदम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ता जा रहा है। लेकिन इस बीच आज हम चर्चा कर रहे हैं कि जिन जिलों में ढील दी गई है, क्या वाकई अब जरूरत थी वहां पर ढील देने की। तमाम पहलुओं पर आज हम बात कर रहे हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर बॉबी मल्होत्रा, आप उससे जानना चाहेंगे। मल्होत्रा जी, मुझे ये बताइए कि किस तरह से इसे देखा जाए, क्योंकि अभी जिस बात का जिक्र राव साहब कर रहे थे, वो कह रहे थे कि टेस्टिंग उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से टेस्टिंग होनी चाहिए थी। तो क्या कम टेस्टिंग के आधार पर हम अगर ये घोषित कर देते हैं कि ये जो जिला है वो कोरोना मुक्त है, वहां पर ढील दे देनी चाहिए, तो क्या ये उचित है? देखो, कोई भी बीमारी अगर आती है तो उसमें दो चीजें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। एक तो कि ये बीमारी होती कैसे है। ये बीमारी कांटेक्ट के जरिए होती है। अगर किसी का कोई कांटेक्ट ही नहीं है तो इस बीमारी का होना नामुमकिन है। अगर किसी शहर में या आप किसी हिमाचल के दूर दराज के किसी गांव में रहते हैं और वहां पर कोई भी आदमी व्यक्ति जो बाहर से कभी आया नहीं, कोई कोरोना का केस कभी हुआ नहीं, अगर हम उसके एप्पल ऑर्चर्ड बंद कर देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। इस तरह से कई गांव ऐसे हैं जहां पर कोई भी बाहर से आता नहीं, कोई इंडस्ट्री के अंदर जाता नहीं, वहीं के लोग हैं जो रहते हैं। अगर वहां पर 2 या 3 केस भी हुए हैं तो उनको कोई ऐसी भयानक बीमारी नहीं निकली। लेकिन सर, ऐसे ये कैसे तय किया जाए कि यहाँ पर कोई बाहर से नहीं आया, कोई बाहर से नहीं रह रहा? क्योंकि हाल ही में जो तबलीगी जमात से जुड़ा हुआ मामला सामने आया वो सभी के सामने है। उन जिलों में भी, उन गांव में, उन कस्बों में, उन थानों में, उन छोटे छोटे जगहों पर भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आ रहे हैं। तो ये कह देना कि अगर कोई बाहर से नहीं आया और ये जिला कोरोना मुक्त है तो क्या सही होगा? ये एक बैलेंस जो है सरकार को बनाना पड़ता है एक स्टेज पे, बिकॉज जो हमारा कंट्री है वो दूसरे डेवलप कंट्री से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ का जो चलने का तरीका है, यहाँ पर जो छोटे छोटे रोजगार हैं, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, ये सारा एक बैलेंस है। एक कोई एक पर्टिकुलर पैरामीटर को देख के या टेस्टिंग जो है वो भी एक तरह से इवॉल्व होती है। आपने देखा होगा कि महीना 1.5 महीना पहले जो देश में किट्स का नंबर था वो एकदम बढ़ गया है, क्योंकि ये किट्स भी इम्पोर्ट करना पड़ता है और पूरे वर्ल्ड के अंदर ये महामारी फैली हुई है। तो हर कंट्री को एक किट चाहिए कंपनी से। आप अपना एक अंदाजा लगाते हैं, महंगी किटें हैं, अंदाजा लगाते हैं, अंदाजा लगा के फिर उसके बाद ऑर्डर प्लेस करते हैं और उस ऑर्डर को आने में भी कुछ दिन लगते हैं। मगर देखिए आप किस तरह से किट का नंबर और किस तरह से टेस्टिंग का नंबर बढ़ा है जिन शहरों में जहाँ पर पॉपुलेशन बाहर से या ट्रेवल बहुत ज्यादा करते हैं, उन जगह पे, छोटे जगहों पे जहाँ पर बेसिकली विलेजर्स हैं, जहाँ पर खेतीबाड़ी का काम हो रहा है, वहां पर ये अब कितना फैलेगा ये तो मैं नहीं अंदाजा लगा सकता, बट ये अनुमान ये किया जाता है कि शायद वहां पर इतना ना फैले, क्योंकि तेज गर्मी से, खुले वातावरण से बीमारी ज्यादा फैलती नहीं। तो होप ये की जाती है, बट इससे बैलेंस, कोई भी चीज पक्की नहीं, कोई भी कह सकता है, इट्स ऑल स्पेकुलेशन। कोई भी पर्टिकुलर पॉइंट नहीं कह सकता कि आने वाले 15 दिन में इस तरह से ही होगा। 1 महीने पहले हम ये भी नहीं अंदाजा लगा सकते थे कि आज हम 17,000 केसेस में पहुंच जाएंगे। ये सारा आइडिया है। टाइम टू टाइम सरकार भी कंटिन्यूस इस पे वर्क कर रही है। मेरे ख्याल से डे एंड नाइट वर्क करने के बाद एवरी डे द प्लानिंग इज चेंजिंग and it is for the comfort of all the people in the country. तो मेरे हिसाब से पक्का कोई नहीं कह सकता, बट या मेरे हिसाब से ये खोलना चाहिए, धीरे धीरे ये छूटे देनी चाहिए। मगर जैसे ही लगे कि वहां पर बीमारी आने लगी है तो ये फिर बंद हो जाएंगी छूटे, है ना। यही हमारे गवर्नमेंट का प्लान है कि अगर ये बीमारी कहीं पे भी छूट देने के बाद बढ़ने लगती है या केसेस आने लगते हैं, फ्लू के केसेस बढ़ने लगते हैं या डेथ्स होने लगती हैं लोगों की, तो ये जो छूट दी जाएगी वो तुरंत एकदम
बंद कर दी जाएगी। चलिए ठीक और है, इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर अंशुमन कुमार जी भी जुड़ गए हैं, कैंसर विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर अंशुमन जी, बहुत स्वागत है आपका। दरअसल जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, दरअसल जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, अभी डॉक्टर बॉबी भी कह रहे थे कि जो मामले सामने आ रहे हैं उसमें इजाफा हो रहा है क्योंकि अब टेस्टिंग की स्पीड बढ़ी है। तो क्या लगता है आपको कि क्योंकि अब लगातार टेस्टिंग हो रही है तो इस वक्त पर छोटी सी गलती हमें वहीं पर लाकर नहीं खड़ा कर सकती जहां से हम चलना शुरू हुए थे? बिल्कुल, लॉकडाउन का पर्पस ही होता है, एपिडेमियोलॉजिकली स्पीकिंग मिटिगेशन का ही पर्पस होता है कि इसको कम करना है, इसके स्प्रेड को कम करना है, यही पर्पस होता है। ये आपने किया, और जब भी इस तरह से हम मूव करेंगे तो इसका पर्पस डिफ्यूज होता है। जी हेलो हेलो जी जी, सुन पा रहे हैं, आपको सुन पा रहे हैं। जी जी। तो एक तो टेस्टिंग बढ़ी है, दूसरा क्या है कि जो संक्रमण की संख्या है, एक से अगर दूसरे लोगों को संक्रमण होना है तो जितने नंबर इन्फेक्टेड लोगों का, संक्रमित लोगों का बढ़ेगा, उससे दूसरे को होने वाले की संख्या बढ़ेगी। अब ये संख्या निकल के आ रही है। लॉकडाउन का फायदा उसी का इस्तेमाल हम लोग ऐसे कर सकते हैं, जो कि कर रहे हैं, कि मैक्सिमम टेस्ट करें और जो एरिया हॉटस्पॉट डिक्लेयर हो उसको पैक करके रखें। नहीं डॉक्टर अंशुमन, जो एरिया हॉटस्पॉट नहीं है, जहां पर छूट दे दी गई है, सवाल इस बात को लेकर है कि हम छूट किस आधार पे दे रहे हैं, क्योंकि वहां पर अभी तक कोई कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आया, इस आधार पर ही छूट दी जा रही है, या फिर जो आया भी है उसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, इस आधार पर छूट दे रहे हैं कि अब कुछ दिनों से, जब से कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं, वहां पर कोई कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आ रहा है, इसी आधार पर छूट दी जा रही है ना। सवाल इस बात को लेकर है, जब टेस्टिंग ही कम हो रही है तो क्या ये आधार रखना सही है? बिल्कुल नेहा, बहुत टेक्निकल सवाल आपने उठाया है। अगर टेस्टिंग कम करने हैं तो पूरी तरह इसको आधार हम नहीं बना सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन जब छूट देते हैं तो उसका मतलब ये होता है, एक संक्रमित केस जो लास्ट केस आपका हुआ, उस दिन से इंक्यूबेशन पीरियड जो 5 से यूजुअली हमने देखा 14 से 21 दिन के बीच होता है, अगर अगले 20 दिन तक कोई भी नया केस नहीं आया तो ये मान लिया जाता है कि अब फर्दर कोई भी व्यक्ति इस एरिया में संक्रमित नहीं हो रहा है। लेकिन उसको करने के लिए आपको जरूरी है टेस्ट करना। अब कहिएगा कि टेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? इंडिया में जो आंकड़ा है हमारी आबादी के हिसाब से पर कैपिटल अगर जोड़ते हैं 0.02% हम टेस्ट कर पा रहे हैं। दूसरे कंट्री में लगभग 1.2 to 1.7% आबादी पे हम टेस्ट कर रहे हैं। तो अगर टेस्ट नहीं कर रहे तो हम ये मान लेते हैं कि ऑलरेडी कुछ लोग संक्रमित हुए और जिनमें एंटीबॉडी मतलब इम्यूनिटी डेवलप हो गई, और आज वो बीमार नहीं होंगे, बीमार होने का खतरा, ये एजम्पशन थियोरी है, ये फुल प्रूफ थियोरी नहीं है। एजम्पशन थियोरी पे हम मान के ये चल रहे हैं कि इस तरह से ये एरिया फ्री हो गया। जी ठीक है। डॉक्टर राय, माफ कीजिएगा, एल एन राव जी, आपसे जानना चाहूंगी। राव साहब, मुझे ये बताइए कि ठीक है, छूट दे दी गई, उन इलाकों में छूट दे दी गई जहां पे कोरोना पॉजिटिव सामने नहीं आए हैं, लेकिन सर बाजार खोलेंगे तो भीड़ भी जुटेगी, भीड़ जुटेगी तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होगा, तो ऐसे में पुलिस प्रशासन की भूमिका कितनी अहम हो जाती है? के बाद इन हालात में पुलिस की तो डेफिनेटली प्रॉब्लम बढ़नी है, क्योंकि जो ही छूट अब देखना यह कि छूट कितनी मिल रही है और किन किन क्षेत्रों में मिलेगी। दिल्ली में तो 27 तारीख को छूट देने का कोई उन्होंने बता दिया कि नहीं होगा, अभी तक 27 के बाद रिव्यू करेंगे, और ये रिव्यू करना बड़ा जरूरी है, सिचुएशन को स्टडी करना है। देखिए, ये लॉकडाउन के बाद कहीं न कहीं स्थिति को नॉर्मल तो करना ही है, छूट तो दी जाएगी और कभी न कभी किसी न किसी स्टेज से लॉकडाउन हटना भी है, ये भी तय है। लेकिन वो कहाँ कितना हटना है, किस किस स्टेज पर हटना है और किन किन सर्विसेज को, किन किन सुविधाओं को छूट दी जाएगी, ये डिसाइड करेगा वहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ पैरामीटर्स, जो उन्होंने पैरामीटर सेट किए हुए हैं, या जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे गैदर हो रही है पर्टिकुलर एरिया में, उसको इकट्ठा करके कंपाइल करके एनालिसिस किया जाएगा। एनालिसिस करने के बाद में देन एक हाई पावर कमेटी इन्होंने बना रखी है, वो डिसाइड करेगी कौन कौन सी सर्विसेज, कौन कौन सी सुविधाओं में छूट देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। और देनी चाहिए तो ये भी हो सकता है कि छूट का टाइम भी शॉर्ट टाइम कर दिया जाए। जैसे आपने अभी बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि एकदम अगर छूट देगी तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा आएगी, भीड़ हो जाएगी, तो उसका भी किया जा सकता है कि टाइम शॉर्ट भी 2-2 घंटे 3-3 घंटे फला टाइम में ये आदमी ये सर्विस किया हुआ, ये भी एक वायर मीडिया निकाला जा सकता है। तो कोई भी समस्या का समाधान निकालने के लिए हमको कई चीजें देखनी पड़ती हैं, और
ये इसमें कोई डाउट नहीं है कि अगर पॉजिटिव थिंकिंग से कोई आदमी सोचा जाए तो किसी भी समस्या का समाधान निकल सकता है। और हमारी सरकारें इतनी सक्षम है, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे पुलिस इतनी सक्षम है कि इस प्रॉब्लम का भी सॉल्यूशन निकाल लिया जाएगा, वाइज तरीके से निकाला जाएगा, बुद्धिमानी से निकाला जाएगा और पूरी चीजों को ध्यान में रखते हुए बड़ी ही शांतिपूर्वक सोच समझ के निकाला जाएगा। कोई जल्दबाजी में लिया हुआ फैसला, जितनी हमारी मेहनत है 25-26 दिन की, जितनी मेहनत हमारी जो लॉकडाउन के दौरान जो लोगों ने उठाई है, उस सब को रिस्क में भी डाल सकते हैं। इसलिए हमें ये बहुत ही क्रूशियल स्टेज है। इस क्रूशियल स्टेज पे ये डिसीजन लेते वक्त कई चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। जी सुनील जी, सवाल आपसे है मेरा कि जिस तरह से केरल का मामला सामने आया सर, केरल में तमाम छूट दे दी गई थी। हालांकि गृह मंत्रालय की तरफ से जो गाइडलाइंस जारी की गई थी उसको दरकिनार करते हुए जो छूट दी गई थी, उस पर जब चिट्ठी लिखी गई गृह मंत्रालय की तरफ से तो उसके बाद वो तमाम छूट जो दी गई थी उसको वापस ले लिया गया। क्या ये वक्त है इतनी जल्दबाजी में फैसला करने का? क्या आपको लगता है कि ये वक्त है कि आप जल्दी से छूट दे दीजिए, उसके बाद वापस ले लीजिए? ये इस तरह से फैसला करने का वक्त है? क्योंकि जो महामारी है इसने न सिर्फ भारत को बल्कि पूरे विश्व को नचा के रखा हुआ है, तो ऐसे में इतनी जल्दबाजी करने का क्या ये वक्त है उचित? नहीं, बिल्कुल जल्दबाजी का समय नहीं है। समय सोचकर सरकारों को निर्णय लेने हैं और जो केंद्र सरकार मेरे हिसाब से जो निर्णय ले रही है या जो गाइडलाइन तय कर रही है, मुझे लगता है सारी राज्य सरकारों को बड़ा ईमानदारी के साथ उनका पालन कराना चाहिए। अभी आपने देखा होगा कि दूसरा लॉकडाउन शुरू होने से पहले ही तमाम सरकारों ने 30 अप्रैल तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया था। तो ये भी एक बड़ा जल्दबाजी थी। ये नहीं देखना चाहिए सारी सरकारों को कि केंद्र में किसकी सरकार है और स्टेट में किसकी सरकार है। इस समय हमारा देश कोरोना जैसी महामारी से लड़ रहा है, तो केंद्र सरकार द्वारा मेरे हिसाब से जो निर्णय लिए जा रहे हैं, जो गाइडलाइन तय की जा रही है, उस पर निश्चित तौर से सारे लोगों का से कैसे अनुपालन कराएं, ये सरकार और मतलब प्रदेश सरकारों का निर्णय होगा। दूसरी बात, एक अभी नेहा आपने सवाल किया था कि हम कैसे रिस्क ले सकते हैं, तमाम जगह कोरोना फैल सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि अधिकतर जो जमाती गए या जो बड़े बड़े शहर से जो लोग वहां पहुंचे हैं, अधिकतर 90-95% लोगों को चिन्हित कर लिया गया। उनको उनकी रिपोर्टें लगभग आ गई। सारे लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये सारी चीजें हम लोगों के सामने हैं, इसलिए घबराने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, छोटे छोटे गांवों में जब बाहर के शहर के लोग गए हैं तो खुद गांव के लोगों ने प्रशासन को इन्फॉर्म दिया है और उनकी जांचें भी हुई हैं। तो और दूसरी बात, ये इतनी भी जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए कि वहाँ एक भी केस नहीं है खोल देना चाहिए। लेकिन अधिकतर जो वायरस की बात आ रही है वो 14 दिन के बाद यदि ये तय हो जाता है कि 14 दिन तक यदि वहाँ कोई वायरस से संबंधित व्यक्ति पीड़ित नहीं आया है तो उसको मुक्त मान लिया जाता है। और तमाम लगभग मेरे हिसाब से 9 जिले उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना मुक्त किए भी हैं। और यदि पूरे देश की बात कर ली जाए तो मेरे हिसाब से 380 जिले ऐसे हैं जहां अभी कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग कहेंगे और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। धीरे धीरे करके स्टेप बाय स्टेप जिस तरीके से निर्णय लिया है कि कुछ सेक्टर को रियायत दी गई है और रियायत के साथ क्या नियम बनाए गए हैं और नियम का वो सेक्टर के प्रबंधक के लोग अनुपालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसकी भी सरकार को निगरानी करनी चाहिए। दूसरी, सिविल सोसाइटी के लोगों को भी निगरानी रखनी होगी। हम सब लोगों को निगरानी रखनी होगी कि वास्तव में अनुपालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तमाम जगह से अभी ऐसे वीडियो आ रहे हैं, मेरठ से वीडियो आया, मुरादाबाद से वीडियो आया कि वहाँ अनुपालन हो ही रहा है। मार्केट में देखा जाए तो मार्केट खुले हुए हैं, पुलिस खड़ी हुई है वहाँ पे। तो इसकी भी सावधानी हम लोगों को बरतनी पड़ेगी कहीं ऐसा न हो कि केस बढ़ना स्टार्ट हुए तो बहुत स्थिति खराब हो जाएगी। और मेरे हिसाब से अभी स्थिति कंट्रोल है। कुछ राज्यों में जैसे महाराष्ट्र को ले लिया जाए, दिल्ली को ले लिया जाए, इन राज्यों में ज्यादा स्थिति भयानक होती जा रही है। लेकिन इन राज्यों के कुछ जिले देख लिए जाएं, महाराष्ट्र के भी तमाम जिले देख लिए जाएं या दिल्ली के आसपास के कुछ जिले देख लिए जाएं, तो वहां भी लगभग कोरोना के पेशेंट नहीं है। तो यह तो वहां जो लोग यूथ है या जो लोग बेरोजगार हैं, या तो उनसे काम लेना शुरू कर दिया जाए गाइडलाइन के साथ, निगरानी के साथ, तो मुझे लगता है सरकार की अच्छी पहल होगी। लेकिन फिर भी जल्दबाजी में कोई निर्णय स्टेट की गवर्नमेंट न ले। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या गाइडलाइन तय कर रही है, क्या नियमावली बना रही है,
इन सारी बातों का ध्यान में रखें। और बिल्कुल, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। डॉक्टर बॉबी, सवाल मेरा ये है कि जिस तरह से हम टेस्टिंग की बात कर रहे थे, लगातार बात टेस्टिंग की हो रही है, उस पर कई सवाल भी उठे कि जब तक टेस्टिंग की स्पीड नहीं बढ़ेगी तब तक कोरोना संक्रमित मरीजों का एग्जैक्ट पता लगाना बहुत मुश्किल होगा। आपने देखा कि अब जो कल आंकड़े निकल के सामने आए हैं, पिछले 24 घंटे में 1500 से ज्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आए हैं। जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले वक्त में हो सकता है ये आंकड़ा और बढ़ जाए, क्योंकि इस स्पीड से जिस स्पीड से टेस्टिंग हो रही है उस स्पीड से आंकड़ा बढ़ना भी यहाँ पर लाजमी नजर आ रहा है। टाइम टू टाइम गवर्नमेंट टेस्टिंग के रूल्स को इम्प्रूव कर रही है। पहले जो टेस्टिंग के रूल्स थे वो जो लोग ट्रैवल करके आए थे उनके कॉन्टैक्ट अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उस पर टेस्टिंग करते थे। अब रूल रिलैक्स हो गए हैं। जो भी पेशेंट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ एडमिटेड है हॉस्पिटल में, उनका ये टेस्ट करना जरूरी है। जो लोग अस्पताल में भर्ती होते हैं किसी भी प्रकार के बुखार से, उनका भी ये टेस्ट तुरंत किया जाता है। टेस्टिंग की स्पीड मेरे जितना एज ए डॉक्टर, बिकॉज मैं तो हॉस्पिटल में काम करता हूँ, रोज देखता हूँ मरीजों को, टेस्टिंग की स्पीड भी काफी हाई बढ़ रही है। मैंने जैसे बताया कि ये जो किट्स हैं वो भी कोई इतनी सस्ती किट्स नहीं है, दे आर एक्सपेंसिव किट्स। तो जो सरकार जितना चाहिए, जैसे जैसे इसकी छूट बढ़नी चाहिए, प्राइवेट सेक्टर को कब आना चाहिए, मेरे हिसाब से वो बहुत ही ठीक तरह से चल रहे हैं और काफी ज्यादा टेस्ट हो रहे हैं। प्रतिदिन हर जगह 250 से ऊपर सेंटर्स हैं जहां पर ये टेस्ट रोजाना हजारों की तादाद में हो रहे हैं। तो टेस्टिंग की कमी मुझे नहीं लगता है, और बढ़नी चाहिए। होना तो बहुत कुछ चाहिए, बट कहीं कोई जितना कर सकते हैं उतना सरकार कर रही है। ठीक है। डॉक्टर अंशुमान, पहले टेस्टों की अगर हम बात करें तो टेस्ट इस आधार पे हो रहे थे कि आपको खांसी हो रहा है, जुकाम है, आपको बुखार हो रहा है, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स है, ऐसे लक्षण हैं जिससे कि कोरोना के हो सकता है कि आपको कोरोना हो, लिहाजा उस आधार पर टेस्ट हो रहे थे। लेकिन सर पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें तो लक्षण तो सामने आ नहीं रहे, तो कैसे पहचाना जाए कि कोरोना पॉजिटिव है या नहीं बिना टेस्ट करवाए? बिल्कुल नेहा, देखो आंकड़े जो दूसरे कंट्री में हुए हैं वो यही बताते हैं 100 में से 47 असिम्टोमेटिक कैरियर होता है, मतलब कि जिसको कोई लक्षण नहीं होगा लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव होगा। रिसेंटली दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका ने फेसबुक एक सोशल मीडिया को पकड़ा और उसके बेसिस से एक सेंट क्लारा सिटी में एक सर्वे किया, उससे पिक किया, रैंडमाइजेशन से पिक किया, कोई फिक्स नहीं पिक किया। और जब टेस्ट किया उनको बुला के तो 4.6%, मतलब 100 लोगों में से 4.6 लगभग रख लो 4 या 5 लोग पॉजिटिव निकले, जो जिनका ना कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री है ना उनको कोई लक्षण है। तो ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। कोई सोशल मीडिया से डॉक्टर अंशुमान, सवाल इस बात का है कि अब अगर हम किसी 4 लोगों के बीच में अगर हम काम कर रहे हैं, सर चारों लोग हमें लगता है कि वो ठीक है, उनको किसी भी प्रकार के कोई लक्षण नहीं है, तो ऐसे में जब तक टेस्ट नहीं होगा तब तक ये क्लियर कर पाना कि कोरोना संक्रमित है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड किया जा सकता है? बिल्कुल डिसाइड नहीं किया बिना टेस्ट के। इसको डिसाइड करना सिर्फ लक्षण के आधार पर, लक्षण है तब तो जाहिर है टेस्ट कराने, जिनको लक्षण नहीं उनको किसी भी ग्राउंड पे कहना मुश्किल है बिना टेस्ट के। इसीलिए टेस्ट की अहमियत वहां आ जाती है। अदरवाइज फिर क्या है, कंट्री को आप छोड़ दीजिए हर्ड इम्यूनिटी पे। हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं जो मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक एक्सपोज हो जाए, और क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? बहुत बड़ा रिस्क होता है हर्ड इम्यूनिटी का। वही मेरा सवाल है कि क्या इंडिया इसके लिए तैयार है? क्या ऐसे छूट दे देनी सही है, उचित है जिस हिसाब से छूट दी गई है? बिल्कुल नहीं। लॉकडाउन ओपन करने जिसको पहले भी मैंने आपके चैनल पे कहा है, पिक पैक एंड प्ले थियरी, कॉन्सेप्ट ऑफ 3P, मतलब टेस्ट कीजिए, टेस्ट बढ़ाइए, एरिया को पैक कीजिए जिसमें ज्यादा संक्रमित है, और फेज वाइज कंट्री को ओपन कीजिए, अलाउ द कंट्री टू प्ले इन फेज वाइज। उसमें फिर जहां जहां आप अलाउ कर रहे हैं उसमें आप रैंडम टेस्टिंग करिए। अगर मेजॉरिटी ऑफ द रैंडम टेस्टिंग में निकल रहा है कि फ्री निकल रहा है, टेस्ट में कोई संक्रमण नहीं आ रहा है, तब उस एरिया को ओपन कीजिए। अदरवाइज हर्ड इम्यूनिटी का रिस्क लेने हमारे जैसे डेंस पॉपुलेटेड कंट्री के लिए सही नहीं होगा, बहुत रिस्की है। ठीक है। डॉक्टर राव साहब, आपसे मेरा एक सवाल है। LN राव जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जिन इलाकों में ढील दी गई है, ठीक है वहां पे तो ढील दे दी गई है, लेकिन बावजूद इसके
कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जहां पर सख्ती बरतनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, इस बात को भी मुझे बताइए कि जहां पर ढील दे दी गई है उसके अलावा जो हॉटस्पॉट है वहां पर फोकस करना अब पुलिस प्रशासन के लिए कितना आसान रहेगा? जहाँ तो हॉटस्पॉट है वहाँ तो डेफिनेटली कोई भी किसी प्रकार का रिलैक्सेशन अलाउड ही नहीं है। वहाँ तो आदमियों की जो वहाँ के लोग हैं उस हॉटस्पॉट एरिया के लोगों की मूवमेंट बिल्कुल रेस्ट्रिक्टेड है। वहाँ चारों तरफ से बैरिकेडिंग टाइप पुलिस ने लगाकर उसको ऑलमोस्ट उस एरिया को सील किया हुआ है। दिल्ली की बात मैं अगर करूँ तो जहाँ तक बात रही कौन कौन सी चीजों को देखिए, ये जो रिलैक्सेशन की बात जो कर रहे हैं, दिल्ली के बाहर की बात हो रही है, यहाँ की नहीं हो रही है। दिल्ली के बाहर में जो रिलैक्सेशन हो रही है वहाँ उन चीजों को सोचा जा सकता है, उन जगहों को सोचा जा सकता है, उन जिलों को सोचा जा सकता है जिनमें अभी तक करीब 1 महीने का टाइम हो गया, उस टाइम तक अभी तक कोई भी केस वहाँ पर नहीं आया है। तो ये समझा जाता है कि और वहाँ पे मूवमेंट और ज्यादा नहीं है लोगों की। वहाँ से लोग बाहर शहरों में नहीं जा रहे हैं या शहरों से लोग बाहर नहीं वहाँ उस गाँव या उस पर्टिकुलर विलेज में या ऐसी जगह पर नहीं जा रहे हैं जो कि आवाजाही वहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है। वहाँ पर सोचा जा सकता है कि वहाँ पे एक्टिविटीज को छूट दी जा सकती है। जैसे गाँव में खेती करने वालों को ये छूट दी हुई है और अपनी खेती का काम करें, ये एसेंशियल चीज है। क्योंकि फूड ग्रेन अगर ये मौसम है आज की डेट में फसलों को इकट्ठा करने का, फसलों को करने का, अगर उसमें हम छूट नहीं देंगे तो फिर वो फसलें खराब हो जाएंगी या फसलों की सप्लाई या खाद्यान्न की सप्लाई तो सरकार कह रही है कि हमारे पास बहुत ज्यादा सरप्लस है, उसमें कमी आ जाएगी। इसी प्रकार से कई चीजें देखी जाएंगी इसमें। और खास तौर से जहाँ जहाँ छूट दी जा रही है वहाँ पर जो जो नॉर्म्स बताए गए हैं सोशल डिस्टेंसिंग के और मुंह पर कपड़ा ढक के रखने का, हाथ बार बार धोने का, सीखने के बाद जैसे कहाँ पे कैसे जो चीजें बता रखी हैं उन सब का सख्ती से पालन करना और करवाना। एडमिनिस्ट्रेशन या पुलिस का काम यह है कि सख्ती से पालन, रूल ऑफ लॉ का सख्ती से पालन कराए। कोई आदमी अगर नहीं मान रहा है, उसको पालन सख्ती से नहीं कर रहा है या उसको लाइटली ले रहा है या वायलेट कर रहा है, उनके खिलाफ एज पर लॉ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना भी सरकार का काम है। उससे स्ट्रिक्ट एक्शन लेने से लोगों को लेसन मिलेगा। जिन्होंने किया है वो तो एक्शन में आएंगे जी जी। उसको देखकर दूसरे लोगों के लिए एग्जाम्पल आएगा कि हम भी करेंगे तो ये सारा पुलिस हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगी। इसलिए उनको एक मैसेज जाना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर सुनील कौशिक, बहुत संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा कि किस तरह से देखते हैं पंजाब और दिल्ली ने दो टूक कह दिया, किसी तरह की ढील नहीं दी जाएगी लॉकडाउन में? नहीं, निश्चित तौर से जो जिन जगहों पर स्थिति विकराल बनी हुई है उन जगहों पर छूट देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। और मैं सरकार से ये अपील भी करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि वहाँ और सख्ती की आवश्यकता है। ये सख्ती और सरकार बना सकती है, बढ़ाए, क्योंकि ये थोड़ी सी भी भूल बहुत भयावह स्थिति पैदा कर सकती है। इसलिए फिर सारे लोगों से अपील है आपके चैनल के माध्यम से कि जो सरकार गाइडलाइन तय कर रही है उन पर बड़ा बारीकी से ध्यान रखने की आवश्यकता है, बड़ा अच्छे से पालन करने की आवश्यकता है। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना का कदम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, मौतों का सिलसिला जारी है। देश की जनता घरों में बंद है, लेकिन कोरोना का कहर अब भी जारी है। सरकार ढील देना चाहती है, लेकिन कोरोना कहर बरपा रहा है। अब कुछ इलाके जहां पर ढील देने की बात निकल के सामने आ रही है, लोगों को राहत दी है, जहां कोरोना पर कंट्रोल हुआ है। जिन जिलों में कोरोना का प्रभाव नहीं है वहां पर ढील दी गई है। देश में 300 से ज्यादा ऐसे जिले हैं जहां कोरोना के मरीज नहीं हैं, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां किसी भी तरह की कोई ढील नहीं दी गई है। दिल्ली और पंजाब में तो किसी भी तरह की कोई छूट नहीं है। उत्तर प्रदेश के 27 जिलों में कोई छूट नहीं है। महाराष्ट्र में कुछ शर्तों के साथ कुछ इलाकों में छूट है। बिहार के कई जिलों में कोरोना नहीं के बराबर है, वहां पर भी छूट दी गई है। अब सवाल है कि क्या छूट मिलने से बीमारी और बढ़ेगी? क्या लोगों की बेचैनी को देखते हुए ऐसा करना ठीक था? पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा पे आते हैं। देश में कोरोना का कहर जारी है। कोरोना का कहर कम नहीं हो रहा, बल्कि बढ़ता ही जा रहा है। देश लॉक है, उसके बाद भी कोरोना के मरीजों की संख्या कम होने के बजाय बढ़ती ही जा रही है। देश लॉक है, सब कुछ बंद है, गरीबों के लिए जीवन जीना मुश्किल है। व्यापारियों से लेकर उद्योगपति परेशान हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को संबोधन में कहा था
कि 20 अप्रैल से उन इलाकों में कुछ शर्तों के साथ ढील दी जा सकती है जहां कोरोना मरीजों की संख्या न हो। जहां मरीजों की संख्या बढ़ते ही जा रही है, राज्य सरकार ने अपने अपने हिसाब से उन इलाकों में थोड़ी छूट दी है जहां कोरोना के हालात बेहतर हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली और पंजाब ने पहले ही साफ किया कि फिलहाल कोई छूट नहीं मिलेगी। केंद्र ने भले ही कोरोना से कम प्रभावित इलाकों में कुछ छूट देने का ऐलान किया है, लेकिन दिल्ली एनसीआर में आम लोगों को पाबंदी से कोई छूट नहीं मिलेगी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हालात चिंताजनक हैं। दिल्ली में लॉकडाउन में कोई ढील नहीं मिलेगी। हम 27 अप्रैल को समीक्षा करेंगे और तब पाबंदियों पर आगे फैसला होगा। फिलहाल मेडिकल सेवा, दूध, फल, सब्जियां मिलती रहेंगी। केंद्र सरकार का कहना है कि जो हॉटस्पॉट्स हैं और जो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनमें ढील फिलहाल नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे स्थितियाँ खराब हैं और अपने को कंट्रोल करने की जरूरत है। कई हफ्तों के बाद मुंबई में कुछ चुनिंदा गतिविधियों को सशर्त शुरू करने की अनुमति दी गई। ये छूट कंटेनमेंट जोन में लागू नहीं होगी। वहां किसी भी प्रकार की गतिविधि की इजाजत नहीं मिलेगी। शर्तों के साथ अनुमति प्राप्त बिल्डिंग के निर्माण कार्य को शुरू किया जा सकेगा। सार्वजनिक परियोजना, सड़क और पुल की मरम्मत का काम, ड्रेनेज और सीवरेज का काम, पानी आपूर्ति से संबंधित कार्य और अन्य आधारभूत कार्यों को करने की मंजूरी दी गई है। बारिश से पहले मुंबई में बड़े पैमाने पर नाला सफाई और रास्तों की मरम्मत का काम किया जाता है। आईटी कंपनियों को भी 50% स्टाफ के साथ काम करने की अनुमति देने की योजना बन रही है। 20 अप्रैल से जहां कुछ राज्यों में छूट मिली, वहीं पंजाब ने साफ किया कि फिलहाल कोई छूट नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कर्फ्यू को और सख्ती से लागू करने की बात कही है। वहीं उत्तर प्रदेश सरकार में 27 जिलों में किसी भी तरह की छूट नहीं देने का फैसला किया गया है। बाकी जिलों में कुछ शर्तों के साथ योगी सरकार ने रियायत दी है। सरकार ने कोरोना संक्रमण के बिगड़ते हालात को देखते हुए उद्योगों को चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यूपी के गौतम बुद्ध नगर में भी ढील देना मुश्किल है। यहाँ आवश्यक वस्तुओं के लिए जो उद्योग चल रहे हैं उनका भी रिव्यू किया जाएगा। वाहनों के सर्विस सेंटर, सैलून, शोरूम, एक्सपोर्ट कंपनियां आदि बंद रहेंगी। लॉकडाउन को अब और भी सख्ती से बढ़ाया जाएगा। डीएम सुहास, एलवाई, पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह, तीनों अथॉरिटी के सीईओ ने मिलकर ये फैसला किया है। पिछले दिनों यूपी सरकार ने कुछ उद्योगों को चलाने की बात की थी। हॉटस्पॉट एरिया में अगर 28 दिन तक कोई भी पॉजिटिव केस नहीं आएगा तो उसे ग्रीन जोन में शामिल कर दिया जाएगा। कंटेनमेंट जोन में शामिल इलाकों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति मेडिकल टीम और सैनिटाइजेशन में लगी टीम जा सकेगी। लखनऊ समेत यूपी के कई जिलों में पाबंदियां पूरी तरह लागू रहेंगी। न तो सरकारी दफ्तर खुलेंगे और न ही उद्योग शुरू होंगे। हालांकि सचिवालय में सीमित स्टाफ के साथ 20 अप्रैल से काम शुरू हो जाएगा। बाहरी लोगों की एंट्री बैन रहेगी। फिलहाल नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर और वाराणसी के जिला प्रशासन ने भी किसी तरह की रियायत देने से इनकार कर दिया है। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल, इंदौर और उज्जैन में कोरोना के मामले थमने का नाम नहीं ले रही हैं। फिलहाल यहाँ सख्ती लागू रहेगी। बाकी अन्य जिलों में दफ्तर और उद्योग खुल जाएंगे। अगर बात करें बिहार की, तो बिहार के कई जिलों में सरकार कुछ ढील दे रही है। बिहार के लखीसराय, गोपालगंज और भागलपुर कोरोना फ्री है। यहाँ केंद्र सरकार की तरफ से दी गई छूट लागू होगी। वहीं पटना सहित पूरे बिहार में सरकारी दफ्तरों में कामकाज शुरू हो जाएगा। राजस्थान में 13 जिले हॉटस्पॉट हैं, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर आदि शामिल है। इनमें फिलहाल लॉकडाउन से कोई छूट मिलने नहीं जा रही है। फरीदाबाद में आज से कुछ चुनिंदा कंस्ट्रक्शन का काम होगा। इनमें से कुछ हाईवेज का काम शुरू किया जाएगा। साथ ही बीके हॉस्पिटल में ओपीडी सेवाएं सामान्य होंगी। गुरुग्राम में सरकार के आदेश पर जिले में रजिस्ट्री हो सकेगी। फिलहाल तहसीलों में पूर्व के मुकाबले अब रोजाना 50% रजिस्ट्री होगी। गुरुग्राम के सरकारी दफ्तर खोले गए हैं। ग्रुप सी व डी के 33% कर्मचारी काम पर आएंगे। फिलहाल ऑफिसों में पब्लिक डीलिंग नहीं होगी। पहले पेंडिंग काम निपटाए जाएंगे, यानी कि ढील उस जगह पर दी गई है जहां कोरोना के मरीज नहीं है या कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ नहीं रही है। अब सवाल है कि कोरोना काल में कब तक देश बंद रहेगा। सरकार सिर्फ बंद करके ही कोरोना पर विजय पालेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। जी हाँ, तो देश भर में लॉकडाउन है। लॉकडाउन के बाद भी कोरोना कदम उसके रुकने का नाम नहीं ले रही है। दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते ही जा रही हैं। मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। देश की जनता घरों में बंद है, लेकिन कोरोना का कहर अब भी जारी है। सरकार ढील देना चाहती है, लेकिन कोरोना कहर बरपा रहा है। ऐसे में कुछ इलाकों में ढील दी गई है, लेकिन इस पर तफसील से चर्चा करेंगे कि ढील देने का क्या मतलब और आखिर ढील देने से क्या आर्थिक स्तर पर हम जो कमजोर हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं राहत मिल पाएगी या फिर
ढील देने के बाद जिन जिलों में ढील दी गई है वहां पे क्या जो दिनचर्या है वो पटरी पर लौट पाएगी? तमाम पहलुओं पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका तारुफ करा देते हैं। डॉक्टर बॉबी भलोत्रा जी हमारे साथ है, चेस्ट मेडिसिन एक्सपर्ट है, सर गंगाराम हॉस्पिटल में है, और बहुत स्वागत है डॉक्टर बॉबी आपका। हमारे साथ इस वक्त सुनील कौशिक जी भी हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार है। सुनील जी आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा सुनील जी आपसे ही है, क्योंकि पत्रकार होने के नाते आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि पत्रकार हर एंगल से उस खबर को देखते हैं कि ढील दी गई है, ढील देने का मतलब क्या है, और क्या आपको लगता है कि वाकई वो वक्त आ गया है कि हमें उन इलाकों में ढील देना सही था जहां पर अभी तक कोरोना ने दस्तक नहीं दी है, या फिर जिन जिलों को कोरोना मुक्त कर दिया गया है? निश्चित तौर से आप नेहा बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि जिन जिलों में 10 से कम संख्या है, तमाम ऐसे जिले हैं जहां कोरोना मुक्त जिले हो चुके हैं। तमाम ऐसे जिले भी हैं जिसमें एक भी केस नहीं निकला है। जी जी जी। तो जो जिन जिलों में एक भी केस नहीं निकला है, इक्का दुक्का केस है, तो सरकार वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, जो बेरोजगार की संख्या में ज्यादा अधिक संख्या में जो लोग हैं घरों में बैठे हुए हैं, और ये पहले से भी सोशल मीडिया के माध्यम से तमाम चैनलों ने भी ये मांग उठाई थी तो उन जिलों की सीमाओं को सील करके उनसे हम लोग काम ले सकते हैं, और सरकार ने उसको संज्ञान में भी लिया। और निश्चित तौर से तमाम ऐसे काम है, जैसे फिर सड़क का काम है, नाला सफाई का काम है, मनरेगा के काम है, जहाँ 1 मीटर की दूरी पर रह करके, 1 मीटर या 2 मीटर की दूरी पर रह करके बहुत से काम हो सकते हैं। तो हम लोगों का भी मानना है, मीडिया का भी मानना है कि ऐसे काम हम शुरू कर सकते हैं। काम ऐसे शुरू कर सकते हैं, लेकिन सुनील जी सवाल इस बात को लेकर है कि हाल ही में आपने उदाहरण देखे होंगे, उन जिलों में भी कोरोना पॉजिटिव केस निकल के सामने आए हैं जहां पर अभी तक नहीं निकल के आए थे। पिछले 1 हफ्ते में या पिछले 1.5 हफ्ते में वहां पर भी केसेस सामने आए हैं। तो ऐसे में ये कैसे तय कर लिया जाए कि हाँ अब ये पूरी तरह से कोरोना मुक्त जिला हो चुका है, इसमें ढील दे दी जाए? देखो नेहा जी, थोड़ा बहुत तो रिस्क लेना पड़ेगा कि जिस तरीके से खाद्यान्न की जो स्थिति है, खाद्य जो पदार्थ हैं, तो उनकी धीरे धीरे करके कमी हो जाएगी, और जो लोग बेरोजगार की संख्या में लोग बैठे हुए हैं घरों में, उनकी स्थिति भी बड़ा भयानक होगी। तो थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा। आप जैसे देख सकते हैं कि आगरा में एक सब्जी विक्रेता को कोरोना हो गया, जिसने लगभग 2000 परिवारों को सब्जी दी। तो वहां थोड़ा सी अलर्ट होने की भी सरकार को आवश्यकता है। दूसरा, दिल्ली में आप देखेंगे पिज्जा बॉय जो घर पर सप्लाई करता था, उसको कोरोना हो गया, लगभग 72 परिवारों को क्वारंटाइन में रखा गया। तो ये छोटी छोटी चीजें तो आएंगी। हम सारे लोगों को बिल्कुल अलर्ट होने की इसलिए आवश्यकता है। नहीं, ये छोटी छोटी चीजें ही हैं सर जो बड़ा रूप ले रही है, क्योंकि एक मरीज भारत में मिला था, उस एक मरीज ने अब 1700 का आंकड़ा पार कर दिया है। सवाल इस बात का है डॉक्टर बॉबी, सवाल इस बात का है कि क्या आपको लगता है कि जिस रिस्क की बात कर रहे हैं सुनील कौशिक, क्या उस रिस्क लेने की कंडीशन में भारत फिलहाल है? क्योंकि 17,000 का जो आंकड़ा पार हुआ है, ये वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। भारत के अंदर जो हेल्थ है वो सारे सेक्टर प्रॉपरली स्टडी और एक सेक्टर के ऊपर पूरा नजर, एक सेक्टर में पेशेंट नहीं है और उस सेक्टर में इंडस्ट्रियल वर्क होता है, लिमिटेड लोग उसको करते हैं, या जो फार्मिंग का काम है वो लिमिटेड लोग सेफ डिस्टेंस के साथ करते हैं, तो उससे क्या होगा, एक तो प्रोडक्शन एकदम जीरो नहीं होगा, लोगों के रोजगार एकदम जीरो नहीं होंगे, और जो फार्मिंग सेक्टर है इस समय जो है बुआई का टाइम आ गया है, कटाई का टाइम आ गया है, तो उसके अंदर एक मेजर देश को नुकसान नहीं होगा। नहीं, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के हिसाब से अगर हम देखें सर, क्योंकि हेल्थ सेक्टर के हिसाब से देखें, क्या हमारे पास वो स्थिति है, क्या हमारा देश उस स्थिति में फिलहाल खड़ा है कि हम रिस्क लेने की कंडीशन में है कि अगर फ्यूचर में, भविष्य में अगर किसी तरह की दिक्कतें बढ़ जाती है तो हम उस स्थिति को संभाल लेंगे? स्वास्थ्य के हिसाब से अगर हम देखें, कोरोना का जो फैलने का पीरियड होता है वो 3 से 4 हफ्ते का माना जाता है कि 1 महीने के अंदर अगर एक जिले में एक भी केस है तो वो दूसरे को फैला सकता है। तो वो टाइम निकल गया, स्ट्रिक्ट क्वारंटाइन हुआ। बट कुछ जिले ऐसे हैं, कुछ विलेजेस ऐसे हैं, कुछ इंडस्ट्रियल एरिया ऐसे हैं जहाँ पर कोई भी केस नहीं है। अगर हम उनमें बाहर के लोगों की एंट्री बंद कर दें और वहीं पे जो लोग लेबर है या वहीं के जो एम्प्लॉयज हैं उसी एरिया में ही रहें, तो हो सकता है कि ये केसेस, बड़ी सारी चीजें टाइम के साथ पता चलेंगी। अगर उस एरिया में कोई लोग बाहर से आ गए काम करने और चेक इन करके
कोई पेशेंट निकल आया, कोई सब्जी बेचने वाला निकल आया, या कोई ऐसा जो बाहर था और वो अंदर आ गया उस एरिया में और वहां जाके उसने केसेस बनाने शुरू करे, ये तो एक एस्पेक्ट होता है। दूसरा एस्पेक्ट होता है कि बिल्कुल ही एकदम आप बंद करके बैठ जाओ। तो मेरे हिसाब से एज ए डॉक्टर मैं ये रियलाइज करता हूँ कि जो सेक्टर जहाँ पर केसेस फ्रेश नहीं आ रहे या यहाँ पर केसेस बिल्कुल ही मिनिमम है, तो ऐसे में आपको ये छूट देनी चाहिए। और हफ्ता 10 दिन स्थिति पे पूरी कड़ी नजर है सरकार की। ये बहुत ही वंडरफुल तरीके से हमारे देश में हो रहा है कि सरकार एक एक केस के ऊपर नजर बनाई हुई है। अगर लगता है कि केसेस बढ़ रहे हैं तो तुरंत उसको रोक दिया जाना चाहिए। बट जो मेजर है जैसे कटाई बुआई का काम, मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक डिसीजन दिया गया है, उसको नहीं बंद करना चाहिए। बिकॉज ये इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि अगर अभी बंद करेंगे तो इसका प्रभाव कई महीनों तक चलता रहेगा। बिल्कुल, कई महीनों तक चलता रहेगा। तो आर्थिक तौर पर भी अपने आप को मजबूत करने की यहाँ पर जरूरत है और सरकार उस ओर कदम उठाती हुई भी दिखाई दे रही है। इस वक्त हमारे साथ LN राव जी जुड़ गए हैं, जो कि रिटायर्ड DCP हैं दिल्ली पुलिस के। बहुत स्वागत है राव साहब आपका। सवाल मेरा इस बात को लेकर है कि जिस तरह से जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी लगातार हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े हुए हैं उनका ये भी कहना था कि अभी फिलहाल रिस्क भी लेना पड़ेगा, क्योंकि कुछ जिलों को खोला गया है, वहां पे आवाजाही चल रही है, वहां पर कुछ शर्तों के आधार पर ढील दी गई है। क्या आपको लगता है कि हम उस स्थिति में हैं कि अब कुछ जिलों में जहां पर कोरोना ने दस्तक नहीं दी है या फिर जो जिले कोरोना मुक्त कर दिए गए हैं वहां ढील देनी अभी जरूरी हो गई थी? देखिए, ये बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इसको ना लिया जाए। ये कि जिन राज्यों में कोरोना फ्री है अभी तक बिल्कुल नहीं है, ये कोई इतना इम्पोर्टेंट जो अभी टेस्ट नहीं हुए या टेस्ट करने के लिए आए नहीं हो, इसलिए अभी इस स्टेज पर ये कहना कि कहीं छूट दे दी जाए तो वो बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा। हाँ, लेकिन इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बैलेंस करने के लिए ऐसा कुछ लग रहा है कि जिन चीजों से ऐसा छूट देने से और कोई रिस्क ज्यादा नहीं है, वो सरकारी स्तर पर ग्राउंड लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं वो सोच सकते हैं इस बारे में। वो भी बड़ा कॉन्शियसली होकर देखना पड़ेगा उनको कि कोई ऐसी छूट ना दे दी जाए जिससे भी जो काम अभी 25-26 दिन की लॉकडाउन में जो हमें सुधार दिखने को दिख रहा है वो कभी खराब ना हो जाए। सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरा एक सोच समझ के ही इसमें डिसीजन लेने की जरूरत है। दिल्ली में खासतौर से दिल्ली में तो अभी कोई भी एक्टिविटीज के लिए CM साहब ने मना कर दिया, कोई भी छूट नहीं मिलेगी। लेकिन हाँ, बाहर के राज्यों में जो ग्रीन जोन में कहा जा रहा है या कोरोना से प्रभावित नहीं है क्षेत्र, उनमें कुछ कहा जा रहा है, उसमें भी बड़ा बहुत ध्यान से देखने की बात है। और वो अपने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस ये मिलकर ये देखे तय करे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज को छूट देने से कोई रिस्क ज्यादा नहीं रहेगा, उन्हीं को दिया जी। बिल्कुल सुनील जी, सवाल इस बात को लेकर भी है कि अभी जो हालात और जो स्थितियां फिलहाल देश में बनी हुई है, हालांकि सरकार ने ये पहले ही कह दिया था, प्रधानमंत्री ने नरेंद्र मोदी ने पहले ही कह दिया था कि जहां जहां पर कोरोना का दस्तक नहीं है वहां पर भी शर्तों के आधार पर ही अगर छूट दी जाएगी तो शर्तों के आधार पर ही दी जाएगी। और अगर वहां पर कोई भी कोरोना का पॉजिटिव केस सामने आता है तो दी गई तमाम छूटों को तुरंत वापस ले लिया जाएगा। यानी कि ये कहा जा सकता है सुनील जी कि सरकार ने इस एक हफ्ते के भीतर बहुत गहनता से जांच की है, बहुत गहनता से जांचा परखा है कि कहां कहां पर छूट दी जानी चाहिए और कहां कहां पर नहीं, और उसके बाद ही ये छूट दी गई है। नहीं, बिल्कुल नेहा जी। और दूसरी बात, सरकार ने ये निर्देश भी दिया है कि जिस सेक्टर में छूट दी जा रही है या तो वहां कोई ऐसा पेशेंट आता है तो प्रबंधक कमेटी जो उनकी है या प्रबंधन जो देख रहा है उस पर कार्रवाई की जाएगी। और प्रबंधन को सख्त निर्देश भी दिए गए हैं, प्रबंधन के लिए गाइडलाइन भी दी गई है, उसके तहत वो अपने कर्मचारियों से काम करा सकते हैं। दूसरी बहुत बारीकी से समझने की ये बात है नेहा जी कि जो खाद्य सामग्री होती है जो होलसेल से चलती है, जहां से माल सप्लाई होता है, तो मुश्किल से 2 या 3 महीने का स्टॉक रहता है, क्योंकि जहां सामान बनता है वहां से डीलर पे आता है, डीलर से होलसेलर पे आता है, फिर रिटेल पे आता है। तो ये सरकार जनता के बीच कहना नहीं चाहती और कहना भी नहीं चाहिए हम लोगों को भी कि कहीं ना कहीं अफरा तफरी मच जाएगी। खाद्यान्न सामग्री भी लगभग 50% से ज्यादा खत्म हो गई है देश में। जो जैसे आटे की बोरियां बनती हैं, हल्दी है, नमक है,
तमाम ऐसे धनिया हैं जो पिसा हुआ जो मार्केट में आता है, या होलसेलर से हम लोगों ने बात की तो लगभग वो स्टॉक में नहीं है। तो जो व्यक्ति खुलवा बैठे हुए हैं घरों में, या जो कर्मचारी हैं जिनको 1 या 2 मीटर की दूरी रख करके जो काम कराए जा सकते हैं, सरकार उस पर भी विचार कर रही है और वो होना भी चाहिए। दूसरा, किसानों के लिए जो छूट दी गई है, किसान हमेशा बिल्कुल पास बैठ करके काम नहीं करते, वो दूर दूर रह के काम करते हैं। तो और दूसरी बात, जो हमारा वेयर हाउसेज में जो सामग्री है, चाहे गेहूं है चाहे दालें हैं, वो पिछले साल का स्टॉक है। और इस साल यदि समय से बुवाई नहीं हुई या समय से वो गेहूं है वो सरकार तक नहीं आया, जो खेतों में कटा हुआ रखा हुआ है, जिनको निकालना है निकाल करके स्टॉक में जाना है, वो नहीं हुआ तो अगली साल के लिए जो स्टॉक होगा वो हमारे पास नहीं होगा। ये भी सरकार बड़ा गंभीरता से सोच रही है। तो निश्चित तौर से थोड़ा बहुत रिस्क लेना पड़ेगा, और रिस्क लेने के साथ साथ हम जो गाइडलाइन सरकार ने तय की है, जो मीडिया की तरफ से जो बातें आ रही हैं, जो लोग जिस तरीके से सोशल मीडिया पे बातें आ रही हैं, उनको सारी चीजों को लोग समझाने में लगे हुए। नहीं सुनील जी, इस वक्त की अगर हम बात करें, इस वक्त क्योंकि ये छूट देना कितना जरूरी आप समझते हैं, क्योंकि अगर हम बाकी सेक्टर्स की बात करें, देखिए कृषि क्षेत्र में छूट दी गई है, इंजीनियरिंग सेक्टर में छूट दी गई है कि आईटी कंपनियां इस वक्त अपने 50% कर्मचारियों के साथ कामकाज पर लौटे, सरकारी कर्मचारी अपने कामकाज पर लौटे, सफाई कर्मचारी पहले से ही काम कर रहे हैं। कुछ सेक्टर्स में जहां जहां पर छूट दी गई है, क्या मानते हैं कितनी जरूरी ये हो गई थी? क्योंकि एक पहलू जो आपने ये बताया है कि खाद्यान्न तकरीबन 50% खत्म हो चुका है, राशन खत्म हो चुका है देश में 50%, और 50% जो बचा है उसकी दोबारा और खपत करने के लिए, या फिर यूं कहे कि प्रोडक्शन और ज्यादा करने के लिए बहुत जरूरी था कि कृषि क्षेत्र में छूट दी जाए। उन सेक्टर्स में, जिन सेक्टर्स में छूट दी गई है, क्या लगता है कितना जरूरी इस वक्त हो गया था? नहीं, वो मैंने फिर भी कहा वो रिस्क हमको लेना पड़ेगा, और वो निश्चित तौर से आवश्यक भी है। यदि हम देखेंगे, और तमाम अभी सोशल मीडिया पे बातें आ रही थी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बातें आई थी, कोरोना से जीत गए कि भूख से न मर जाएं। तो यदि ऐसी विकराल स्थिति आ गई कि हम कोरोना के जीतने के बाद यदि हम भूख से मरें, और भूख के बाद अफरा तफरी का माहौल देश में हो जाए। कल आपने देखा होगा कि अमेरिका में लोग सड़कों पे आ गए, बंदूकों लेकर के लोग सड़कों पे आ गए, सरकार के खिलाफ लोग सड़कों पे आ गए। तो यदि ऐसी स्थिति हमारे देश में होती है तो बहुत देश स्थिति खराब हो जाएगी। तो इसलिए धीरे धीरे करके सेक्टर खोले जाएं, क्योंकि अचानक यदि हमने खोल दिया लॉकडाउन, तो अचानक खोलने के बाद स्थिति बहुत भयावह हो जाएगी, सारे लोग निकल पड़ेंगे घरों से। तो निश्चित तौर से जो सरकार ने कहा है कि प्रबंधन जो देखेगा, जिस सेक्टर में छूट दी जा रही है, प्रबंधक ने धीरे धीरे करके संभाला। और मैं कह रहा हूँ 50% भी ज्यादा है। ये सरकार कहती पहले 25% आए, फिर अगले 25% आए, और 25% कर्मचारियों पर प्रबंधन की कमेटी, एक प्रबंधन जो देख रहा है, तो उसकी कमांड अच्छे से हो गई, तो आगे धीरे धीरे संख्या सेक्टर में बढ़ती रहेगी। जैसे सरकारी सेक्टर में कहा कि इस तरह के तो अधिकारी आएंगे, लेकिन ग और घ के 30% कर्मचारी आएंगे। ठीक है, तो धीरे धीरे करके संख्या बढ़ेगी, तो मुझे लगता है सरकार की भी कमांडिंग बहुत अच्छी रहेगी और कंपनियों की भी कमांडिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। बिल्कुल। डॉक्टर बॉबी, क्या लगता है, क्योंकि कुछ कंपनीज में जहां छूट दी गई है, कृषि क्षेत्र में जहां छूट दी गई है, कुछ सेक्टर्स में ऐसे छूट दी गई है, कुछ जिलों में छूट दे दी गई है, तो ऐसे में वहां पर गैदरिंग ना हो, वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, और ऐसी कंपनियां जहां जहां पे छूट दी गई है वहां पर भी तमाम जो नियम है उसको फॉलो करें लोग, उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? सबसे पहले तो हर आदमी की जिम्मेवारी, और जो कहते हैं कि कोरोना से पहले का और कोरोना के बाद का जो फेज है, एक लाइन लगा दी कोरोना में कि कोरोना से पहले लोगों का जो बिहेवियर था और कोरोना के बाद जो लोगों का बिहेवियर होगा, आपस में मिलने जुलने का, सोशल डिस्टेंसिंग का, खान पान का, उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क आ जाएगा। मेडिकल जो पहले था उसमें इकट्ठे बैठ के लोग खाते थे और इकट्ठे रहते थे, ग्रुप्स में रहते थे, मगर अब तकरीबन 100 में से 99 लोगों को बड़ा क्लियर हो गया है कि हम लोग इकट्ठे नहीं बैठ सकते, क्योंकि इकट्ठे बैठने से कोरोना वायरस अगर एक को है तो वो दूसरे को लग सकता है। तो लोगों का जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जो बिहेवियरल चेंजेस है, वो बड़ा मेन है। अगर हमने देश को आगे लेके जाना है तो एक एक नागरिक को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो ना पढ़ा लिखा हो, चाहे वो इंडस्ट्री में काम करता हो, चाहे वो डॉक्टरी करता हो, हर लेवल, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो नागरिक हो, कोई भी हो, उनको सोशल डिस्टेंसिंग को रखना पड़ेगा। वो भी कोई 2-3 हफ्ते की बात नहीं है,
ये कुछ महीने कुछ साल चलेगा। कोरोना कोई ऐसी वायरस नहीं है जो एकदम छोड़ के निकल गया। चाइना में भी दोबारा केसेस आने शुरू हो गए हैं। तो जो बिहेवियरल चेंजेस हैं, डिसिप्लिन है, जो आदमी को हाथ साफ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना है, खांसते छींकते समय मुंह पे रुमाल रखना है, ये बिहेवियरल चेंजेस तो अब आप मान के चलिए हर आदमी के अंदर बैठ जाने चाहिए। तो जो नए सेक्टर खुलेंगे, जो भी दुकानें खुलेंगी, जो भी व्यापार खुलेंगे, जो भी इंडस्ट्रीज खुलेंगी, उसके अंदर ये डिसिप्लिन हर आदमी को रखना पड़ेगा, नहीं तो ये बीमारी छोड़ के नहीं जाएगी और ये एक महामारी है जो बहुत भयानक रूप ले सकती है। कहीं ना कहीं सिस्टम में छूट भी देनी जरूरी है, अदरवाइज सिस्टम बिल्कुल ही सप्लाई चेन खत्म हो जाएगी और उठना ही मुश्किल हो जाएगा देश का। मगर लोगों का डिसिप्लिन अगर नहीं रहा तो ये दोबारा फिर लॉकडाउन होगा, सख्ती से होगा जी। और जहाँ से हम शुरू होते हैं वहीं घूमते फिर उससे भी ज्यादा नीचे चले जाएंगे। जी ठीक है। राव साहब, एक सवाल ये भी है, क्योंकि जिस तरह से अगर देखें हम कई जिलों में लॉकडाउन में ढील दी गई है, लेकिन सशर्त ढील दी गई है। ऐसे कौन कौन से नियम है जिसको आगे भी, जिनमें ढील दी गई है वहां पर भी फॉलो करना चाहिए या खुद के लिए करना चाहिए? क्योंकि ये आपके लिए ही बेहतर होगा अगर आप नियमों को और कायदों को फॉलो करते हैं। जो तमाम नियम बनाए गए हैं उनको अगर आप फॉलो करते हैं तो वो आपके लिए ही बेहतर होगा। ये सरकार भी बार बार कह रही है, लेकिन क्या क्या बातों का खास ख्याल रखा जाए? ये जो प्रिवेंटिव मेजर में जो जितनी कैटेगरी की सब बातें आई हैं कि उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए, किसी चीज को अननेसेसरी ना खेला जाए, या अब बात करें अपने तो मुंह पर मास्क लग जाए तो डेफिनेटली बिना तो कोई अलाउ नहीं है, चाहे वो किसी काम के लिए मास्क लगा के जाए 2 घंटे में अपने हाथ में। जो पहले से बता रहे इस कोरोना से बचने के उपाय बताए हुए हैं सभी डॉक्टर साहिबा ने कई बार बताया जा चुका है। ऑलमोस्ट ये सभी पब्लिक की नॉलेज में अब आगे आ रही कैसे इनसे बचना है। इसके अलावा जो इंस्ट्रक्शन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, पुलिस है या सरकार जो इंस्ट्रक्शन फॉलो करने के लिए कह रही है, उनको रिलीजियसली फॉलो किया जाए और उनमें कोई भी ढिलाई नहीं होनी चाहिए, कोई इस चीज को लाइटली ना ले। और एक बात मैं और बता दूं, मैं नहीं, अगर लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करते हैं, ग्रुप में घूमते हैं, बाजारों में ज्यादा भीड़ दिखाई देती है, तो क्या नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और पुलिस उसी सतर्कता के साथ अपने काम में डटी रहे? डेफिनेटली पुलिस को पूरे इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि जो आदमी अननेसेसरीली बिना किसी रीजन के अगर अननेसेसरी कहीं बाहर निकलेगा जिसकी कोई वजह नहीं है या कोई मूवमेंट ऑर्डर उसके पास नहीं है या कर्फ्यू पास जैसे दिल्ली पुलिस में दे रही सबको जो अप्लाई करने के बाद ऑनलाइन मिल रहा है, वो अगर नहीं है तो वो आदमी अगर पाया जाता है उसके खिलाफ डेफिनेटली कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और उस आदमियों को सोचना चाहिए कि ऐसे अगर ये अननेसेसरी घूमेंगे कोई आदमी और उसमें यही रहेगा कि ऐसा कोई आदमी होगा तो ये इस कोरोना की बीमारी को रोकने की बजाय बढ़ावा देने की तरफ उनका एक रहेगा। इसलिए यही एक रिक्वेस्ट है पुलिस की तरफ से भी, पूरे एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी, अननेसेसरी जो बहुत ज्यादा जरूरी नहीं हो, डेफिनेटली जो जरूरी जो जीवन यापन के लिए जरूरी है, जिनके लिए अलाउ किया हुआ सरकार ने, उन एक्टिविटीज के अलावा अननेसेसरी कोई आदमी अगर जाएगा तो वो यही माना जाएगा कि वो कोरोना को फैलाने में मदद कर रहा है। और सरकार की जो कोशिश है कोरोना को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के द्वारा उसको रोकने के लिए उसको उसकी गति को धीमी करेगा। और मैं एक और बता दूं, मैं अभी एक्सपीरियंस से पता लगा है कि अभी कोई ये ना सोचे कि ग्रीन जोन हो गया है या वहाँ पर रिपोर्ट नहीं हुआ है। ये हो सकता है कि वहाँ पर के लोगों में बीमारी हो लेकिन वो अभी तक टेस्टिंग के लिए नहीं जा पाए। बिल्कुल, टेस्टिंग का जो सिस्टम बनाया हुआ है ये भी एक बड़ा समर्थन सिस्टम है। कोई आदमी अगर बीमार है तो वो अगर 112 हेल्पलाइन को अगर फोन करके बताता है तो पहली बात तो वो हेल्पलाइन मिलती ही नहीं है। दूसरी बात वो इतना लंबा चौड़ा सिस्टम बता देते हैं तो वो आदमी टेस्ट करने के लिए जा ही नहीं सकता। तो हम ये जो फिगर्स जो कह रहे हैं कि सरकार जो बता रही है कि फिगर्स कम है, इस पर बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कोरोना वायरस की बीमारी अंदर ही अंदर फैल रही हो, जो हमको पता भी ना हो, सरकार को पता ना हो। बिल्कुल, इस बारे में बड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। बिल्कुल, क्योंकि टेस्टिंग कम हो रही है। हालांकि अब टेस्टिंग ने स्पीड पकड़ी है और उम्मीद करते हैं कि जल्दी ज्यादा भी टेस्टिंग होने लगेगी। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है
कि जो लोग ग्रीन जिले जहां पर घोषित किए गए हैं वो लोग ये ना समझे कि यहाँ पर बिल्कुल भी कोरोना का कोई पेशेंट नहीं है तो हम कोरोना मुक्त हो गए हैं। एहतियात बरतने की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो एहतियात बरतें, घर पे रहें। यहाँ एक छोटे से ब्रेक ले रुक रहे हैं, बहुत जल्द लौटेंगे।